स्टार्ट कर ले। हाँ, तो मैं ये आपसे कह रहा सर वो था, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, फैमिली बी का एलिमेंट है। तो Mn जो है, Mn ग्रुप नंबर 7b का एलिमेंट है और उसके साथ O4 जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो एक Mn पॉजिटिव 2 चार्ज रखते हैं। एक Mn क्या चार्ज रखता है? पॉजिटिव 2 का चार्ज रखता है। बात समझ रहे हैं बेटे मेरी आप? यस सर। MnO4 कोलाइडियल फॉर्म में नेगेटिव चार्ज रखता है। तो आइंस जो है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। अगर मैं रेडिकल के हिसाब से बात करूँ ना, H2SO4 सल्फर 4 ऑक्सीजन्स को एक साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जुड़ने में बात ये नहीं है कि उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड वाला सीन है ही नहीं यहाँ पे। तो आइंस के ऊपर बात होती है। आइंस तो कितने भी आप जोड़ लो भाई, एक सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो लाजिम थोड़ी है कि वो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है तो लाजिम है कि मार्केट में सिर्फ एक ही सोडियम उतरेगा। हो सकता है 2 सोडियम हो और एक ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें जाके। जब 2 सोडियम मिलकर एक ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो इस फिनोमेना के अंदर कंपाउंड क्या बन जाएगा? Na2O बन जाएगा। जैसे हाइड्राइड था, हाइड्राइड में हमने देखा NaH था, सोडियम हाइड्राइड। तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता था, तो NaH आ गया। कैल्शियम हाइड्राइड था, तो एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता था, तो उसने कैल्शियम CaH2 बना आपके पास। इसी तरह से यहाँ पर आइंस में बात है। ये एक पूरा कंप्लीट रेडिकल है। बात समझ रहे हैं मेरी? एक आइन है, ये एक सेपरेट कंपाउंड नहीं है SO4। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सल्फर 4 बॉन्ड बना लिए। उसने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, 4 बॉन्ड नहीं बनाए उसने सल्फर ने। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। मोनोक्लिनिक सल्फर पे हम बात करते हैं अगर, तो मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या होता है भाई? मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो सेकंड स्टेबल फॉर्म है। मैं थोड़ा सा बात करूं मोनोक्लिनिक सल्फर पे, फिर हम उसकी प्रिपरेशन तो हमने कल देखी थी, प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा मैं आपको। मोनोक्लिनिक सल्फर पे अगर हम बात करते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फर सेकंड स्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में है। मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो स्टेबल रहता है मेरे बेटे। मैं इसको इसी तरह लिखवाऊं मोनोक्लिनिक सल्फर को, या एक्सप्लेन करूं? मुझे बता दो। लिखवा दें सर इसी तरीके से। लिखवा देते हैं, चलो। सर इस तरह लिखवा दें। मोनोक्लिनिक सल्फर की हेडिंग डाल दो, मैं लिखवा देता हूँ। हेडिंग डाल दो, मैं लिखवा रहा हूँ। स्टार्ट करूं मैं? जी सर। लिखिए, मोनोक्लिनिक सल्फर इज monoclinic sulfur is another crystalline form. Monoclinic sulfur is another crystalline form of sulfur which is stable, between the 95.5 to 119, यानी कि 119 95.5 to 119.25 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लिया है? सर एक बार फिर रिपीट कर दें। मैं, हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? कितने पॉइंट्स बता दिए आपने टोटल अभी इसके? पॉइंट थोड़ी बता रहा है मैं, तो उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा था। जी सर, इसीलिए कितने बताए ये एक ही बात है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लिख लो। थैंक यू। Monoclinic sulfur is another crystalline form of sulfur which is stable between 95.5. Monoclinic sulfur is another crystalline form of sulfur which is stable between 95.5
to 119.25 degree centigrade. बात समझ गए? देखिए आपके पास इस वक्त बोर्ड पे एक बात लिखी हुई है कि जो रोम्बिक सल्फर होता है ये स्टेबल होता है बिफोर द 95.5 और आफ्टर द 95.5 अप्रोक्सीमेटली द 96 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर द 96 डिग्री सेंटीग्रेड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? मोनोक्लिनिक सर। मोनोक्लिनिक में बदलना शुरू हो जाता है। अच्छा, मोनोक्लिनिक जो है वो कहाँ स्टेबल रहता है? 95.5 से लेके 119 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ये स्टेबल रहता है। इससे नीचे उतरेगा तो ये रोम्बिक बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसके क्रिस्टल्स डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कहानी क्या है ज़रा गौर से सुनना, क्योंकि रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 122 आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने लिखा था। अब कहानी में है क्या, ज़रा गौर से समझिए। देखो होता क्या है कि हम रोम्बिक सल्फर को, इसकी प्रिपरेशन समझा रहा हूँ मैं आपको। रोम्बिक सल्फर की प्रिपरेशन में हमने क्या कहा कि हम मोनोक्लिनिक सल्फर की प्रिपरेशन में कि हमने रोम्बिक सल्फर को हीट करा, इतना हीट करा कि वो मेल्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? इतना हीट किया कि वो मेल्ट हो गया और मेल्ट होने के बाद उसके जो क्रिस्टल्स थे वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हुए। फिर आपने उसे ठंडा करने के लिए एक बाउल में, एक बीकर में, एक आपने जो है ट्रो में छोड़ दिया। हम जानते हैं, मैंने आपको कल मिसाल दी थी दूध की, कि मैं दूध की मिसाल से अच्छी एक और मिसाल दे दूं आपको, आप उससे और मज़ेदार तरीके से समझ पाएंगे। आप लोग खीर खाते हैं? खीर खाते हैं जी आप? सर। हाँ, तो अम्मी जब खीर बनाती हैं तो वो बिल्कुल गरम गरम, बड़ी विस्कस सी, इट्स जस्ट लाइक अ सब्सटेंस, मैं कह लो कि मेल्ट किया है किसी सॉलिड सब्सटेंस को, ऐसा ही लग रहा होता है। बड़ा विस्कस सा एक सब्सटेंस होता है। तो अम्मी आपकी खीर बनाती हैं और खीर बनाने के बाद उसे जो है वो प्यालों में डालकर रख देती हैं ठंडा करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब वो ठंडा हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि खीर की जो सबसे पहले अपर लेयर होती है वो जम जाती है। ऐसी होता है जो उसकी क्रस्ट है जी सर। वो जम जाती है। जब वो जम जाती है और वो जम रही होती है, यानी कि अपर लेयर उसकी जम रही होती है, तो नीचे का हिस्सा अभी भी मोल्टेन ही होता है, नीचे का हिस्सा अभी भी गर्म होता है, वो उसी तरह विस्कस होता है। ऊपर वाला भले थोड़ा सख्त हो चुका है, ऊपर वाला हिस्सा भले थोड़ा जम चुका है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा अभी भी जो है वो ज़रा नर्म ही रहता है। तो हम यहाँ पर जो है वो मोनोक्लिनिक की प्रिपरेशन में करते यही है कि हम उसे जब एक्सट्रीमली हीट कर लेते हैं अप टू इट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रोम्बिक सल्फर, जब हम उसे मेल्ट कर लेते हैं, मेल्ट करने के बाद हम उसे ठंडा करने के लिए एक बीकर में डाल देते हैं। और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो ठंडा कर देने की सिचुएशन में क्या होता है, वो ऊपर से उसकी सबसे पहले लेयर जम जाती है, यानी कि उसका क्रस्ट जमना शुरू हो जाता है। और जब वो जम चुका होता है तो फिर हम सेंटर में करते हैं 2 होल्स। सही, वी हैव टू पीस द 2 होल्स, हम 2 होल्स उसके सेंटर में करते हैं। और सेंटर में होल्स कर देने की सूरत में क्या होता है, आपको मैं इसकी आसान मिसाल दूं कि अब की बार जब भी आपके घर में खीर बने तो आप कीजिएगा ये कि किसी बाउल में अपने लिए थोड़ी सी रख लीजिएगा, वरना ये सारी फनकारियाँ करने पे आपकी वालदा आपको बहुत अच्छे अलक़ाबात से भी नवाज सकती हैं, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कुछ जो है वो आपके रुखसार तक उनके हाथ मुबारक भी पहुंच जाएं। पॉसिबिलिटी है कि आप चीज़ को ज़ाया ना करें ना इस तरीके से। खैर, बात ये है कि आप कीजिएगा ये कि आप जब खीर बने तो खीर बनने के बाद उसे एक अपने लिए थोड़ा सा बाउल में निकाल लीजिएगा और उसे बिल्कुल अपने सामने रख दीजिएगा पंखे के नीचे, ताकि वो ठंडा हो। और हर चंद मिनट्स के बाद आप उसको ऊपर से, ऊपरी सतह जो उसकी सरफेस है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, वो जमने लगेगी। चंद देर के बाद जब वो जम जाएगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि, उंगली तो खैर नहीं, गलत बात हो जाएगी, आप जो वो स्ट्रॉ वगैरह ले लीजिएगा कोई, और स्ट्रॉ कोई मोटी थिक स्ट्रॉ हो, उसको आपने सेंटर में होल किया और होल करके आपने उस स्ट्रॉ को पकड़ के जो सब्सटेंस था उसे बाहर निकाल लिया कंप्लीटली। अब होल हो चुका होगा, लेकिन अंदर आपको नजर आएगा, आप देखेंगे बहुत, अगर गौर से उसको फोकस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यार अभी भी अंदर से विस्कोसिटी है खासी, अभी भी अंदर जो है वो सब्सटेंस लिक्विडिटी की तरफ है थोड़ा सा, अभी भी उस सब्सटेंस के अंदर कुछ नमी बाकी है। तो यहाँ सल्फर के साथ भी यही होता है कि जब हम उसके सेंटर में होल्स करते हैं दो, तो हम देखते हैं कि अंदर लिक्विड सल्फर होता है, तो हम उसे जमाने के लिए छोड़ देते हैं। वो और पक्के तरीके से जब जम जाता है तो हम जब उसकी क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो अंदर से लॉन्ग निडल शेप क्रिस्टल्स निकलते हैं। अंदर से क्या निकलते हैं? लॉन्ग
निडल शेप क्रिस्टल्स हमारे पास निकल कर तैयार होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर के। मजेदारी की बात क्या है कि जैसे रोम्बिक सल्फर में S8 का मॉलिक्यूल था, इसी तरह से मोनोक्लिनिक सल्फर में भी S8 का ही मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये जो प्रिज्मेटिक सल्फर है ना, जिसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्रिज्मेटिक सल्फर भी कह सकते हैं। जो प्रिज्मेटिक सल्फर है, इस प्रिज्मेटिक सल्फर और इस रोम्बिक सल्फर यानी कि नेचुरल सल्फर में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल और उसका स्ट्रक्चर होता है निडल लाइक शेप, लॉन्ग निडल्स होती हैं। बात समझ में आती है? जी सर। कोई सवाल है किसी के पास? यार शारिक और अफ़ान, तुम दोनों से मैं खास पूछ रहा हूँ, मतलब ख़वातीन को तो शायद इस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया ना हो, थोड़ा सा मुझे बेटा गाइड करोगे एक चीज़ में? आता है हम बात कर रहे थे ना कि आपने जैसे कहा कि सर ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद वो लॉन्ग क्रिस्टल्स ही बन जाएंगे सॉलिड, तो वो ठंडा होने के बाद सॉलिड हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और हमारे यहाँ क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, हम डायमंड देखते हैं, हम कहते हैं यार ये क्रिस्टल है, सही है। हम चीनी को देखते हैं, हम कहते हैं कि यार चीनी एक क्रिस्टल है। हम नमक को देखते हैं, नमक एक क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल सिर्फ इतने बड़े साइज के थोड़ी होते हैं, क्रिस्टल्स तो बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर भी क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्रिस्टल से वैसे नहीं होते कि बहुत बड़े बड़े से हमें नजर आए, ये बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। या ऐसे नहीं होते कि आप चीनी चीनी आपने निकाल ली और चीनी का जितना बड़ा दाना है इतना बड़ा दाना होना चाहिए रोम्बिक सल्फर का, ऐसा कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये क्रिस्टल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक लेवल पे बात की जा रही है ना। बात समझ में आती है? हम चीनी को देखते हैं ना, जी सर। चीनी में जो चीनी का क्यूब बना हुआ होता है, डजंट मीन दैट कि चीनी के उस क्यूब के अंदर C6H6 C11H22 और O11 के मॉलिक्यूल्स आपके पास आगे पीछे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये सब्सटेंस कुदरती तौर पे बनता है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इंजीनियर है माशाल्लाह से, अभी वो एक शुगर मिल में ही फिलहाल जो है वो उनके काम की तरफ गए हुए हैं। तो उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो हम शेप पे डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने यही समझाया कि भैया ये शेप ऐसा नहीं होता। मैंने कहा शेप रेगुलर जो होता है वो रेगुलर डजंट मीन दैट कि उस शेप के हर कॉर्नर पे कार्बन थोड़ी लगा हुआ है। हम अगर ये समझे कि यार ये चीनी का क्रिस्टल है, तो चीनी का क्रिस्टल तो C11H22 और O11 से बनता है। सो इट डजंट मीन दैट कि ये जो है वो कॉर्नर्स पे सारे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगे हुए, ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल तो बहुत छोटा होता है, क्रिस्टल तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। ये क्रिस्टल बड़ा होता जा रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे मिलते जाते हैं, तब जाकर एक चीज़ पूरी कंप्लीट तैयार होती है। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे कल को जो है वो ये उरूज फातिमा कहें कि सर मैंने जो है वो कार्बन देख लिया। मैंने कहा कहाँ देख लिया? तो ये कहें सर मैंने चीनी का एक क्रिस्टल निकाला, आपने बताया था ना C11H22O11 होता है, तो मैंने उसको जो है वो एक दाना निकाला चीनी का, तो उसके अंदर होंगे ना सर कार्बन 11 होंगे। तो मैंने उस चीनी के दाने को हथौड़ी से तोड़ा तो वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, तो एक टुकड़ा सर वो कार्बन ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होते हैं क्योंकि एटम्स जुड़े होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। सर हाँ बेटा बोलो। अगर ये मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर 95.5 से नीचे जाना शुरू होगा तो फिर ये वापस के रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वापस रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि इट इज स्टेबल बिटवीन द 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज ऑलमोस्ट 96 टू द 119 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके दरमियान ये स्टेबल है। इससे आप अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये सल्फर क्या होने लगेगा? ये रोम्बिक में कन्वर्ट होने लगेगा। और अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सही, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये ट्रांजिशन, 95.5। दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके। और कोई सवाल? कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हमने मोनोक्लिनिक की प्रिपरेशन तक बात कर ली है, इंशाल्लाह से हम उसके स्ट्रक्चर को भी लिख लेंगे। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात और ये करनी थी आपसे
कंडेंस कोड जो आया है वो सबके पास है, देखा है आप लोगों ने? जी सर। तो क्या हम लोग सही पढ़ रहे हैं कंडेंस कोर्स के हिसाब से?